पीछे से किसकी इंस्ट्रक्शंस दी गई आपकी जमात को कि अब ग्रैंड ऑपरेशन करना है? आठ 10 साल आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रही हैं, क्या आपको लगता है खान साहब बात आ जाए? देखें, वो समझते हैं मैं अकले कुल हूँ। खान है तो पाकिस्तान है, तो जब तक तो ये जोम लेके वो फिरते रहेंगे तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। हालांकि आप चाहते तो 24 नवंबर की रात को भी कर सकते थे, लेकिन 72 घंटे बाद ऑपरेशन स्टार्ट किया। और सुबाइयत फैलाने वो मुहतरमा यूं यूं करके सबको कह रही कि जी पठान आगे आए, पठान निकालेंगे। भाई आपको इतना मसला था तो कोई पंजाब से भी ले आते लोग, कोई आप सिंध से ले आते, कोई बलोचिस्तान। आपने सुबाइयत का कार्ड ही खेलना है। लोगों के बच्चों को तो आप मरने मारने के लिए ले आए हैं, अपने बच्चे आपके याशियां कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए मौजें कर रहे हैं। तालिबात क्या थे? बानी को हम निकाल लें। मुज़ाकरात हुए हैं इंटीरियर मिनिस्टर से, उन्होंने एग्री कर लिया कि जी हम संजरानी में बैठ के अपना रिकॉर्ड कराएंगे एहतजाज। मुबारक हो, क्योंकि अब उनकी जो चेयरमैनशिप है वो तो मुर्शिद के हाथ में जा चुकी है। तो वो मुकर गए। हम तो आएंगे, हम तो चढ़ाई करेंगे, हम तो जब तक बानी साहब को निकालेंगे नहीं जेल से और साथ नहीं लेके जाएंगे, हम तो वापस जाएंगे ही नहीं। बैरिस्टर रियासत जो है वो माँ की तरह होती है, और उसे माँ को अगर कोई शरीर बच्चा भी होता है तो माँ उसे संभालती है, ना कि उस पर हमला करती है। शरीर बच्चा और होता है और असले से लेस बच्चा और होता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन 24 नवंबर को इमरान खान साहब की जानिब से कॉल दी गई थी कि इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज करना है। जो एहतजाज हुआ 24 नवंबर से ऑनवर्ड वो 27 नवंबर तक पहुंच गया। और कल हमने यहाँ पर देखा कि जो पंजाब हुकूमत की जानिब से, जो हमारे स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एक्शन लिया गया, उसके बाद तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन वहाँ पर हमें नज़र ना आया। हमारे पास सीनियर पर्सन उस्मा कारदार साहबा मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इस पूरे सिनेरियो के पीछे कौन था, अब क्या होगा अगला इनका लाया अमल। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, खान साहब की कॉल थी, ये कहा गया कि पुरअमन एहतजाज था। क्या आप समझती हैं, आप भी इस रियासत का हिस्सा हैं, कि पुरअमन एहतजाज क्या आईनी हक नहीं है किसी भी सियासी जमात का? मेरे ख्याल में पहले तो आप एक डिक्शनरी खोल के देखें कि पुरअमन का मतलब क्या होता है। पुरअमन का मतलब ये होता है, अगर आप आइन में देखें तो उसका मतलब है कि आप एक बड़े आराम से निकलें, आप किसी भी जगह जमा हुएं और वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। कोई उसमें आप किसी सूबे से आप अपने पुलिस को ना साथ लेके आएँ, ना आप असले से लेस लोगों को साथ लेके आएँ, ना आप पेट्रोल बम जो हैं वो फेंकें पुलिस वालों पे, ना आप टीयर गैस शेल से लेस आएँ। और उसमें ये भी पुरअमन एहतजाज में शामिल है कि जिस तरह आपके हकूक़ हैं, तो जो बाकी लोग बसने वाले हैं उस शहर में या उस मुल्क में, उनके भी उतने ही हकूक़ हैं, तो उनकी पामाली भी हरगिज़ ना हो। तो आपने देखा है कि ट्रैक रिकॉर्ड 9 मई से आपके सामने है, किस तरीके से पुरअमन जो हमारे ये इनके सो कॉल्ड इनके एहतजाज होते हैं, किस तरह इन्होंने 30 आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी की जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर सिस्टमेटिक हमला किया। वो भी पुरअमन था सारा मेरे ख्याल में। फिर पुरअमन की जो डेफिनेशन है वो फिर इनकी कोई नई डिक्शनरी है, कोई नया इनका आइन है, कोई नया इनका कानून है जहाँ पे इनको पुरअमन का कि कोई या तो इनकी लीडरशिप इनको इस्तेमाल करती है। मैं कारकुनों को तो मैं बिल्कुल मेरे ख्याल में नहीं कोई इल्ज़ाम दूंगी, क्योंकि वो तो जो लीडरशिप होती है उसके मुताबिक चलते हैं। क्योंकि मैंने तो वो फुटेजेस देखी हैं जिसमें इनके पास जो असला और बड़ा वो जदीद असला जो कि हमारी पुलिस के पास नहीं है वो सामने आया है। वो हमने भी देखी है मैडम। फिर आप मुझे ये बताएं ना, अब सारी सीसीटीवी फुटेजेस 9 मई की भी सामने हैं, वो भी सबूत हैं सारे। ये इस वक्त जो है अदालतों के पीछे और वहाँ से बेलें लेके उसके पीछे छुपे हुए हैं। जिस दिन ये फ़ैसला होगा और स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो ट्रायल करेंगे, तो इनकी सारी जितनी भी इनकी जो एविडेंस और सबूत जो आप मांग रहे हैं वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। और अभी भी पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से इन्होंने उकसाया। वो मुराद सईद क्यों भागा हुआ है? क्योंकि उसने कहा कि जिन जिन जगहों पे आपने हमला करना है वो हमने उसकी निशानदेही कर दी है, आप लोग सारे वहाँ पे पहुँच जाएं। ठीक है, तो ये सारी प्लानिंग जो थी ज़मान पाक से की गई थी। और अभी भी ये जो कल आए हैं, एक और 9 मई करने का इनका पूरा प्रोग्राम था। देखें, मैं जो अली अमीन गंडापुर हैं, एक
सीएम के वो सीएम है केपी के, ठीक है, पूरे सूबा उनके अंडर है। पारा चिनार में क्या हो रहा है, 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। वहाँ पे इस वक्त खून की और आग की होली है। लेकिन गंडापुर जो कि सीएम है उस सूबे का, उसको इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो वहाँ पे जाए और देखे कि मेरे जो सूबे के लोग हैं उनकी ज़िंदगी में क्या इस वक्त जो है क़यामत आई हुई है। वो यहाँ पे गंडासा पकड़ के तो वो जलसा जलसा खेल रहे हैं और पूरी पुलिस को और पूरे जो केपी के टैक्स पेयर के पैसे हैं उनको लेके वो पूरी वो हुकूमती जो है मशीनरी लेके तो वो यहाँ पे चढ़ाई करने के लिए आ गए हैं। और इतनी उनको वो फ़िक्र नहीं है कि मैं कम से कम पहले अपने सूबे को देख लूँ, उसके बाद मैं वफाक से जाके तो कोई जो हमने बात करनी है। तो ये मुझे मेरे तो ख्याल में ये इस काबिल भी नहीं रहे कि ये केपी में हुकूमत चलाएं। इनको वहाँ से भी सुबकदोश हो जाना चाहिए, इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये अब केपी के लोगों के लिए इनके पास कुछ भी नहीं बचा। एक चीज़ और, 24 नवंबर को कॉल दी गई जलसे की, 24 का दिन भी गुजर गया, 25 का दिन भी गुजर गया और कल 26 का दिन था। तो किसकी पीछे से किसकी इंस्ट्रक्शंस दी गई आपकी जमात को कि अब ग्रैंड ऑपरेशन करना है? हालांकि आप चाहते तो 24 नवंबर की रात को भी कर सकते थे, 25 की रात को भी कर सकते थे, क्यों 2-3 दिन का आपने टाइम दिया? क्या क्या मुज़ाकरात की तरफ बात जा रही थी या क्या कोई और वजह थी जो 3 दिन का टाइम आपकी गवर्नमेंट ने तकरीबन 72 घंटे बाद ऑपरेशन स्टार्ट किया? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हुकूमत और रियासत जो होती है उसने बहुत सब्र से, बहुत एक बुर्दबारी से काम लिया। उन्होंने कहा कि शायद ये मान जाएं। मुज़ाकरात गंडापुर साहब से मोहसिन नकवी की फ़ोन पे कम से कम 2-3 दफ़ा बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी बेलारूस के सदर आए हुए हैं, ये थोड़ा सा आप आगे कर लें, इनको जाने दें, क्या पैगाम जाएगा दुनिया में कि आप ये इस तरह से वहाँ पे आपने कैपिटल पे आप हमला करते हैं जब आपके पास इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और लोग आपको आईटी में हेल्प करना चाह रहे हैं, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आए हुए हैं, तो आपने क्या इस तरह से उनको पैगाम देना है, आप थोड़ा सा इसको आगे कर लें। फिर उसके बाद जो इनकी जो सेंसिबल एलिमेंट्स हैं, अभी भी कुछ सेंसिबल एलिमेंट्स हैं जिनको इस वक्त वो बहुत नाला हैं, उनको ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। हाई कमांड जो है वो आपको पता है वो मुर्शिद के हाथ में जा चुकी है और जो बैरिस्टर गोहर जो कि असल चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनको टोटली इस वक्त साइडलाइन कर दिया गया है। उमर अयूब हो जाएं और तो और वो बुशरा साहिबा की जो बहन है, उन्होंने तो बैरिस्टर सैफ को भी कहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो इन्होंने जो सियासी लीडरशिप है उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं पपेट बना दिया है। उनसे ना कोई ये मशवरा किया जा रहा है, ना कोई सियासी जोड़ तोड़। बैरिस्टर गोहर की बाकायदा जो मुज़ाकरात हुए हैं इंटीरियर मिनिस्टर से, उन्होंने एग्री कर लिया कि जी हम संजरानी में बैठ के अपना रिकॉर्ड कराएंगे एहतजाज, और सारा मामला तय हो गया। फिर हो गया था। फिर उसके बाद अगले दिन जनाब जब वो ये जिनको हाई कमांड दी गई है पीटीआई की, मुबारक हो, क्योंकि अब उनकी जो चेयरमैनशिप है वो तो मुर्शिद के हाथ में जा चुकी है, तो उन्होंने वो मुकर गए, हर चीज़ से मुकर गए, हर चीज़ से वो मुकर गए। और उन्होंने कहा नहीं हम तो आएंगे, हम तो चढ़ाई करेंगे, हम तो जब तक बानी साहब को निकालेंगे नहीं जेल से और साथ नहीं लेके जाएंगे, हम तो वापस जाएंगे नहीं। बैरिस्टर गोहर और आप मुझे ये पूछें कि रियासत जो है वो क्या चूड़ियाँ पहन के बैठी रहती? आप चाहते थे कि क्या जो इस्लामाबाद है वो फिर मफलूज हो जाए, रेड जोन। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर क्या थे ऑर्डर? आप मुझे बताएं। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर थे कि यहाँ पे कोई जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ पे रेड जोन में दफ़ा 144 है और इस वक्त डेलीगेशंस बाहर से आई हुई हैं, किसी जलसे जुलूस या एहतजाज की यहाँ इजाज़त नहीं है। तो रियासत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मानने थे क्या? एक जत्थे के हाथों यरगमाल और एक ब्लैकमेल होना था, और पूरी एक जो फेडरल आपका जो कैपिटल है, जो आपकी सीट ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ आपकी पार्लियामेंट है, जहाँ आपकी प्रेसिडेंसी है, जहाँ आपके सेक्रेटेरिएट्स हैं, जहाँ पे आपकी पूरी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, उनको आपने इनके रहमो करम पे छोड़ देना था। आप मुझे इस बात का जवाब दे दें। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है और यहाँ पे जंगल का कानून है, तो ठीक है, फिर आप इनको
शुतर पे वो हार छोड़ देते, ये जहाँ मर्जी चढ़ाई करते, जहाँ मर्जी ये जाते और आते, आप चुप करके बैठ के तमाशा देखते। तो एज अ पाकिस्तानी आप समझते हैं कि ये होना चाहिए था? एज अ पाकिस्तान तो मैं ये कहता हूँ कि रियासत जो है वो माँ की तरह होती है, और उसे तो माँ को अगर कोई शरीर बच्चा भी होता है तो माँ उसे संभालती है, ना कि उस पर हमला शरीर करती है। बच्चा और होता है और असले से लेस बच्चा और होता है। और आपने देखा कि 4 रेंजर्स, ठीक है, उनकी जान गई, एक कांस्टेबल की जान गई। क्या वो किसी के बाप, क्या वो किसी के भाई, क्या वो किसी के बेटे नहीं थे? क्या उनका खून जो था वो इतना सस्ता था कि इस तरह से बहाया जाए सड़कों पे? वो हमारे शोहदा हैं, वो लाइन ऑफ ड्यूटी में जो हैं वो शहीद हुए हैं, उनका क्या कसूर था? आप क्या चाहते हैं, तो आप क्या बिल्कुल चाहते है। हैं कि इस तरह की पूरी लाशें भर जाती और हम रियासत मुंह देखती रह जाती? क्या आप ये चाहते थे? कि ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा कि रियासत में ऐसा हो हुआ ना, कि हमारे, लेकिन बहुत हुआ सी ना। जगह पे उसकी हम तो उसकी जो पुरजोर आप मजम्मत करते देखिए हैं। जो हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, ये हुआ, ये शहीद हुए, और किस वजह से हुए, क्यों हुए? और सूबाइयत फैलाने वो मुहतरमा यूं करके सबको कह रही कि जी पठान आगे आए, पठान निकालेंगे। भाई आपको इतना मसला था तो कोई पंजाब से भी ले आते लोग, कोई आप सिंध से ले आते, कोई बलोचिस्तान। आपने सूबाइयत का कार्ड ही खेलना है? कभी आपने मजहब कार्ड, ये मजहब कार्ड खेलना है ना, मजहब कार्ड खेलना है। आप जहाद पे लेके लोगों को, जहाद तो तब होता है कि रियासत जहाद की कॉल दे। ये कौन सा जहाद है जिसमें आप लोगों के बच्चों को तो आप मरने मारने के लिए ले आए हैं, अपने बच्चे आपके याशियां कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए मौजें कर रहे हैं? ये कौन सा जहाद है? कफन पहन के लोगों को ला रहे हैं, किराए पे आप लोग ला रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि मर दो, मार दो, अफरा तफरी फैला दो। तो खुदा का खौफ कर लें। कोई आपके लिए रेड लाइन पाकिस्तान है कि ये जो इंतशार पसंदी वाला जो एटीट्यूड है, ये आपके लिए ज़्यादा मोहब्बत है आपको इससे? आपको पाकिस्तान अजीज़ है कि ये इस तरह की, आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कितने इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं? और आपने देखा है कि किस तरह से स्टॉक मार्केट हमारी जो है बुलंद तरीन सतह पे पहुंची और इस अजाब की वजह से फिर नीचे आई, आज फिर ऊपर चली गई है वो। अजी मैडम आपकी बात से बिल्कुल एग्रीड करते हैं, लेकिन हमें बचपन में ये सिखाया और पढ़ाया गया था रियासत तो माँ की तरह होती है। अगर आपकी भी माशाल्लाह औलाद है, साहब औलाद है, मैं भी हूँ, अगर आपका एक बच्चा नाफरमान निकलेगा तो क्या आप उसके ऊपर स्टेट हो जाएंगी? आप प्यार मोहब्बत से समझाएंगे नहीं, आप उसको कहेंगे बेटा तुम गलत राह पे, तुम चाहते क्या हो, कुछ ना कुछ तो डिमांड्स आप उसकी पूरी करेंगी ना। लेकिन यहाँ पे इन लोगों का ये कहना है कि हमारे तो हमें गले लगाने का कहा गया और बाद में सीधा हमारे ऊपर जो धावा बोल दिया। देखिए अगर माँ के ऊपर आप धावा बोल दें चाकू और छुरियाँ और असला लेके, तो माँ क्या करेगी? माँ क्या करेगी? माँ की तो आप, अगर इज़्ज़त ही नहीं है आपके दिल में माँ की, और अगर आप समझते हैं कि इस तरह उसकी इज़्ज़त को पामाल करके आपने कोई सुरखरू होना है, तो ये ऐसे तो नहीं होगा। बात सारी ये है कि अभी आपको पाकिस्तान की रेड लाइन बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ी अपनी सियासत पर से पुश डालनी पड़ेगी। आपने पहले भी देखा कि जब ये पिछला इन्होंने सो कॉल्ड फाइनल कॉल थी, तो क्या कहा बानी ने, क्यों शंघाई कॉन्फ्रेंस होने दी थी, क्यों शंघाई कॉन्फ्रेंस को ख़राब नहीं किया? तो ये एजेंडा है, फिर ये एजेंडा है कि जब पाकिस्तान में 12 मुल्कों के सरबराह आएँ और वो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं ताकि मईशत का पहिया चले, ताकि आप जैसे लोगों को जॉब्स मिलें, इंडस्ट्री का पहिया चले, हमारी एनर्जी के क्राइसिस ख़त्म हो, हमारी आईटी जो है डेवलप करे। तो ये आप चाहते हैं कि ना होए? तो फिर मुझे ये बताएं कि ये क्यों नहीं थोड़ा इंतज़ार कर लेते? इनको जो इनके मुतालबात क्या थे? बानी को हम निकाल लें। भाई बानी तो अदालतों में अपना केसेस जो हैं उसमें अपने आप को बरी करवाएं और उसके बाद बाहर निकल आए। हमारा क्या ताल्लुक है? फिर इनका मुतालबा क्या था? 26वीं जो आईनी तरमीम है उसको वापस करें। भाई साहब आइन पढ़ें, वो आपको 2/3 मेजॉरिटी से वो लाई गई है, और अगर आपने वापस करवानी है बड़े शौक से वापस करवाएं, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी के साथ आपको करवानी पड़ेगी। तीसरा इनका ये था वो फॉर्म 45, 47। भाई कौन सा फॉर्म 45? आपके तो पोलिंग एजेंट्स ही कोई नहीं थे उस दिन, गायब थे। किस फॉर्म 45 की आप बात कर रहे हैं? और उसके लिए ट्राइब्यूनल्स हैं, आप जाएं। आपको देखें, आपको इतना कोर्ट्स रिलीफ दे रहे हैं, आपके इतने केसेस से आपको बरी कोर्ट्स ने किया। आपका इद्दत का केस ख़त्म हो गया, आपका साइफर का केस ख़त्म हो गया, आप तोशाखाना 1 का केस ख़त्म हो गया।
तो आपको तो टिकट टोकरी रिलीफ मिल रहा है, बेल्स मिल रही हैं, आप क्यों जो है ये कौन सा आप एक डिमांड लेके आए हैं? हमारे हाथ में तो नहीं है। अगर हमारी लीडरशिप को आपने अंदर रखा था, जेलों में रखा था, कैदो बंद में, डेथ सेल्स में रखा था, और वो भी जो बाहर आए हैं तो वो अदालतों से उनको रिलीफ मिला है, आप भी ले लें अदालत से रिलीफ और बाहर आ जाएं। बिल्कुल ठीक मकसद क्या है इस एहतजाज का, मुझे ये पता चले ना, मकसद क्या है? तो कह रहे थे हमने इमरान खान साहब को बाहर लेके आना, रिहाई दिलवानी है। भाई साहब बाहर लेके आना है तो फिर कोई उड़न कटोला, कोई मौकलीन जो है, कोई उड़न कटोला लेके आए, कोई जादू टोना करें, कोई फूंके छूंके मारे अड्याला पे, फिर शायद निकल आए, फिर ले जाए बाहर। ऐसे ही है। अच्छा मैडम एक चीज बताएं, इस सब के पीछे और ये देखें कि जो मोहतरमा ये उनके जिन्होंने उनके अकल पे पर्दे डाले हुए हैं, और जो बेचारी लीडरशिप भी अब रोने को आ गई है, पीटीआई की जो सियासी लीडरशिप है, वो सबसे पहले भागी वहां से, सबसे पहले शूट उन्होंने लगाई सारे लोगों को लाके, और सबसे पहले भैया अपनी गिरफ्तारी देती। क्यों बेचारे कारकुनों को रुलने के लिए छोड़ दें? कारकुनान ने उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया। छोड़े आप, इनके बुजदली की इंतहा है, ये इन्होंने ये इस्तेमाल करते हैं, और लोगों को समझ आ गई पंजाब से तो कोई बंदा नहीं निकला है। 8-10 साल आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रही हैं, क्या आपको लगता है खान साहब बात आ जाए? देखें बात सारी ये है कि अब लोग जो है ना उनको समझ आ गई है कि कौन उनके मुस्तकबिल को तारीक कर रहा है और कौन उनके लिए अंधत मेहनत और काम कर रहा है। तो इसलिए वो अब कोई इनकी कॉल पे ना निकलता है, ना इनको इनकी किसी ने इनकी बात को सुनना है। तो वो साहब मुज़ाकरात करेंगे कि इस तरह ही करते हैं? आप हिस्सा नहीं है 8-9 साल, आपने खान साहब को बड़े करीब से देखा है, तो क्या मुज़ाकरात? देखें वो समझते हैं मैं अकले कुन हूँ, खान है तो पाकिस्तान है, तो जब तक तो ये जोम लेके वो फिरते रहेंगे तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। अगर वो पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन बना लेंगे तो फिर शायद कुछ हो जाए।